हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया रहे होंगे आप सब, और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लेजेंड टीचिंग में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश पैडागोजी के ऊपर। इंग्लिश पैडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन में हम क्वेश्चन पेपर उठाते हैं जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर, और इसमें हम इंग्लिश पैडागोजी का जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे, और इसको पूरा डीप में एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको आपकी जो सीटेट की ऑफिशियल आंसर कीज हैं उनका तो पता चले ही, और साथ में विद रीजन पता चले कि क्या रीजन है आपके करेक्ट आंसर्स होने का। ठीक है, तो पूरा हम डीपली एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इसमें पेडागोजी का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। इसमें आपसे ये पूछता है, अ टीचर ऑफ क्लास 5th विशेस टू टीच अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर फ्रॉम द सिलेबस। कि एक 5वीं कक्षा का जो टीचर है वो क्या करना चाहता है, यहाँ पर अपने बच्चों को कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर पढ़ाना चाहता है। तो उसमें उसको क्या करना चाहिए? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन आपसे कहता है आस्क स्टूडेंट टू मेमोराइज द रूल। तो जहां पर भी रूल्स की बात आती है मेमोराइज करने की, वो ऑप्शन अपने आप गलत हो जाता है। हमने पेडागोजी में पहले पढ़ा है कि कभी भी पेडागोजी सपोर्ट नहीं करती कि आप किसी भी चीज को मेमोराइज करें। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में ये कहता है नॉट टीच द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड अवॉइड इट। कि वो बोल रहा है कि बिल्कुल उसको अवॉइड ही करे और पढ़ाए ना, तो ऐसा तो बिल्कुल रॉन्ग है। हम टीचर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि उसको बिल्कुल अवॉइड करे। ठीक है। थर्ड ऑप्शन में कहता है फोकस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ टीचिंग ग्रामर। वो कह रहा है कि आप ग्रामर को मत पढ़ाओ उनको, सिर्फ उसको बोलने की और जो सुनने की प्रैक्टिस करवाओ बच्चों से। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस वर्ड है वो नेगेटिव है आपका। ठीक है। तो बच्चों को प्रैक्टिस सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग की करवाएं। तो इससे तो कॉम्प्लेक्स जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर है वो टीचर नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोलता है कि यूज अ ग्रामर गेम विद अ फोकस ऑन दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कि बच्चों से कोई गेम खिलवाई जाए, उसके जरिए उनको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को पढ़ाया जाए। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो 136 का करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 137। इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि एज पर नॉम चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। हमने एलएडी के बारे में पढ़ा था पेडागोजी, जब हमने सीडीपी करी थी। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो बिल्कुल जो आपकी इंग्लिश की पेडागोजी है उसमें दोनों चीजें आपकी यूज होंगी। आपकी नॉर्मल जो पेडागोजी है वो भी यूज होगी, प्लस इंग्लिश लैंग्वेज। इन दोनों को मिला के सोच समझ कर तब आप एक नया आंसर यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ पर काम आएंगी। इंग्लिश लैंग्वेज की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, और आपकी जो चाइल्ड पेडागोजी है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा उठ के आया है चॉम्स्की की थ्योरी में। एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस है उसका रोल पूछा है आपसे। तो लर्न सेकेंड लैंग्वेज इजीली, कम्युनिकेट एक्टिवली इन सेकेंड लैंग्वेज, या जनरेट ग्रामर रूल। ये बिल्कुल आपका ठीक है। ग्रामर रूल जो है वो जनरेट करता है एलईडी जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये आपको याद रखना है, इसमें आपको चेंज नहीं कर सकते। ये जो फिक्स क्वेश्चन होते हैं इस टाइप का क्वेश्चन है। और इसने पूछा था एलईडी का रोल क्या है। तो एलईडी का रोल होता है आपको जो कोई भी लैंग्वेज है उससे रिलेटेड ग्रामर रूल्स जो है उनको जनरेट करता है एलईडी। तो आपको ध्यान रखना है, दो टर्म्स आती हैं, एलईडी और आपकी आती है LAC। तो एलईडी आपकी होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसका काम होता है ग्रामर के रूल्स को बनाना। ठीक है, और जो दूसरा होता है LAC का फुल फॉर्म होती है आपकी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 138।
138 क्वेश्चन में आपसे पूछता है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में ये बोलता है चिल्ड्रंस फर्स्ट लैंग्वेज इज अ हर्डल इन लर्निंग इंग्लिश, की जो बच्चे की पहली भाषा है वो इंग्लिश सीखने में बाधा बनता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में कहता है इट इज डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश एज दे यूज फर्स्ट लैंग्वेज। डिफिकल्ट वर्ड जो है नेगेटिव है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता है सीखना, तो सेकेंड ऑप्शन भी आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। थर्ड में ये कहता है एज अ टीचर यू वुड लाइक टू गिव अ लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड ऑन द वेरी फर्स्ट डे, कि बच्चा जब आपके पास पढ़ने आया तो आप पहले दिन ही उसको एक पूरी लिस्ट थमा दें इंग्लिश के वर्ड्स की, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद अ ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस, बच्चे स्कूल में अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस को लेकर आते हैं, एंड देयर मदर टंग एक्ट्स लाइक अ रिसोर्स इन लर्निंग इंग्लिश, कि जो उनकी मदर टंग है वो क्या है, रिसोर्स का काम करती है। तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, जो आपकी मदर टंग है उसकी हेल्प लेते हुए आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर 138 का ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 139। 139 क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। तो ये आपसे पूछता है द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेजेस, phrases combine to form clauses and clauses join to make sentence, कि सबसे पहले words combine होते हैं, क्या बनते हैं आपकी phrases बनते हैं, फिर phrases combine होती हैं, clauses बनते हैं, फिर clauses को जोड़ा जाता है और आपके sentence बनते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, इस तरह की जो स्टडी है आप उसको क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछता है क्वेश्चन नंबर 139 में। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जब आपका ऑप्शन फर्स्ट आता है तो ये बात करता है आपकी सिमेंटिक्स की। सिमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग। ठीक है, तो जहां पर आपसे मीनिंग पूछा जाए किसी चीज का तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, सिमेंटिक्स। और सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सिंटेक्स, तो हर एक भाषा का अपना एक सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स मतलब एक ढांचा होता है उसको लिखने का। ठीक है, जैसे आप कोई भी सेंटेंस लिखते हो इंग्लिश में और उस सेंटेंस को कंप्लीट होने के बाद में आपको फुल स्टॉप लगाया जाता है, तो ये क्या हुआ, वहां पे सिंटेक्स हुआ। ठीक है, और कोई भी वर्ड है, वर्ड जो वर्ड्स हैं वर्ड्स को मिला के जो है वो क्या बनता है, सेंटेंस बनता है, तो ये बात भी आ जाती है आपकी सिंटेक्स में। या फिर आप कह सकते हैं वर्ड्स को मिला के फ्रेज बनता है, फ्रेज को मिला के आपके क्लॉजेस बनते हैं, और क्लॉजेस को मिला के क्या बनते हैं, सेंटेंस। तो ये वाली बात भी किसमें आ जाती है, सिंटेक्स में। ठीक है, तो आपका 139 का आंसर नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सिंटेक्स। लेकिन इसके बाद हम आगे के ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं। कोलोकेशन यहाँ पर बोलता है, कोलोकेशन का मतलब होता है जब दो वर्ड्स को आपस में जोड़ दिया जाए। ठीक है, को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे कोलैबोरेशन। ठीक है, जब दो वर्ड्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो उसको कोलोकेशन कहते हैं। और फोर्थ ऑप्शन में आपसे पूछता है कोलोकियल, तो कोलोकियल का मतलब होता है जो ऐसा सेंटेंस जो आप क्या शो करता है, सरकास्टिक कमेंट को शो करता है। इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो कोलोकियल होता है, सरकास्टिकली जो बोला जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, कोलोकियल बोलते हैं। आपका जो है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही बनना था वो हमारा क्या था, सिंटेक्स। ठीक है, तो 139 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ। 140 क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि इंग्लिश लैंग्वेज हैज डैश कॉन्सोनेंट साउंड्स, कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितनी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करता है ये। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स नहीं पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, साउंड्स पूछ रहा है, कि ऐसी साउंड्स जो कॉन्सोनेंट की होती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में आपके क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं 24। ठीक है, तो 24 आपके कॉन्सोनेंट्स के साउंड होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, और अगर यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स की जगह ये आपसे पूछता वोवल के साउंड्स। ठीक है, तो जो वोवल्स के साउंड्स होते हैं
वो होते हैं टोटल 20। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप क्वेश्चन पेपर में ये वॉबल्स के बारे में भी पूछ सकता है, तो आपको वॉबल्स का पता होना चाहिए। वॉबल्स की जो साउंड्स होती हैं वो 20 होती हैं, और जो कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स होती हैं वो 24 होती हैं। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा आपको। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज इजी क्वेश्चन हैं बहुत ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140 में ये कहता है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इंग्लिश इन इंडिया इज डैश इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। ये कहता है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग क्या है, इंग्लिश जो है इंडिया में किस तरह की किस तरह की लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देता है, ध्यान से देखिए, ये इंडिया में इंग्लिश को पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीलिंगुअल कंट्री के बारे में भी पूछ रहा है कि अगर हम इंडिया को मल्टीलिंगुअल कंट्री माने तो वहां पर इंग्लिश जो है वो कैसी लैंग्वेज है। तो आपके ऑप्शंस में है फर्स्ट लैंग्वेज है, तो फर्स्ट लैंग्वेज तो बिल्कुल है ही नहीं इंग्लिश फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज आती है वो हिंदी है इंडिया में। दूसरे ऑप्शन में कहता है फॉरेन लैंग्वेज, तीसरे में कहता है ग्लोबल लैंग्वेज या फिर एसोसिएट लैंग्वेज। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो सही होगा आपका ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। हमारा एनसीएफ 2005 जो है वो अगर बात करता है कि मल्टीलिंगुअल कंट्री, यहाँ पर मल्टीलिंगुअल वर्ड अगर आता है तो वहां पर आएगा ग्लोबल लैंग्वेज। अगर यहाँ पर मल्टीलिंगुअल नहीं होता, सिंपली आपसे पूछता कि इंग्लिश जो है वो इंडिया में कैसी लैंग्वेज है और यहाँ पर दिया होता सेकंड लैंग्वेज, तो इंडिया को सेकंड लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप एनसीएफ में जब देखेंगे तो आपको दोनों पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। तो आपका 141 का आंसर सही यहाँ पर क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज। इतना क्लियर है आप सबको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 142। क्वेश्चन नंबर 142 में पूछता है, अ टीचर डिवाइड्स द क्लास इन स्मॉल ग्रुप्स एंड आस्क देम टू डिस्कस एंड प्रेजेंट देयर व्यू ऑन सेव एनवायरनमेंट। कि एक टीचर है वो क्या करता है, डिवाइड करता है क्लास को छोटे छोटे ग्रुप्स में, ठीक है, एंड आस्क देम टू डिस्कस, और उनसे बच्चों से क्या बोलता है ग्रुप से कि डिस्कस करें और प्रेजेंट करें अपने अपने व्यूज किस टॉपिक पर, सेव द इन्वायरमेंट, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद ये पूछता है, स्टूडेंट्स आर फ्री टू प्लान एंड प्रेजेंट देयर चॉइस एंड क्रिएटिविटी। स्टूडेंट वहाँ पे फ्री हैं, वो अपने प्लान बना सकते हैं और जो भी उनकी क्रिएटिविटी है, ठीक है, उसको वो प्रेजेंट कर सकते हैं। द टीचर इज फैसिलिटेटिंग देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और जहां जहां जरूरत पड़ती है टीचर एज अ फैसिलिटेटर उनके पास मौजूद है, ठीक है, वो टाइम टाइम पर उनको गाइड करता है, फैसिलिटेट करता है। अब ये इसे पूछता है कि विच मेथड और अप्रोच इज फॉलोड इन द क्लासरूम, कि तो यहाँ पर कौन सी अप्रोच जो है वो फॉलो की जा रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, सेकंड है स्ट्रक्चरल, थर्ड है नेचुरल और फोर्थ है डिडक्टिव। तो आप ध्यान से देखेंगे जो अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बनाए हैं टीचर ने, ठीक है, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, और जो भी उनके प्लान्स हैं या फिर जो भी उन्होंने क्रिएशन की है, क्रिएटिविटी की है, ठीक है, उनको बाद में उनको क्या है प्रेजेंट भी करना है, ठीक है। तो इस टाइप की जो अप्रोच होती है वो आपकी क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। यहाँ पर जो है बच्चे क्या है, एक्टिव है, तो यहाँ पे कौन सी अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है वो यूज हुई है यहाँ पर। तो 142 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। इसमें पूछता है, अ टीचर ऑफ क्लास फोर्थ ब्रॉट सम इंटरेस्टिंग बुक्स। एक चौथी क्लास का बच्चा है, फोर्थ क्लास का बच्चा है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स जो है टीचर उनको देता है, और आप वहां उनको क्या करते हैं, बच्चों में बांटती जाती हैं वो बुक्स। देन शी शेड, फिर क्या बोलती है वो टीचर, टुडे लेट्स हैव फन, आज हम फन करते हैं, मस्ती करते हैं, एंड रीड दिस बुक्स फॉर आवर प्लेजर, और अपनी खुशी के लिए, अपनी मस्ती के लिए इन बुक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की जो रीडिंग है उसको क्या बोला जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं,
प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। तो देखिए यहाँ पे प्री और पोस्ट तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि ना तो ये पहले पढ़ने को बोल रही है ना ये बाद में पढ़ने को बोल रही है। ये क्या बोल रही है टीचर यहाँ पर कि चलिए आज हम इन बुक्स को मस्ती से पढ़ते हैं, मजे लेने के लिए पढ़ते हैं। तो जब भी मजे लेने के लिए या फन की बात आ जाती है तो इस तरह की रीडिंग को बोला जाता है एक्सटेंसिव रीडिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो फन के लिए या प्लेजर के लिए पढ़ी जाती है, और जो इंटेंसिव रीडिंग है इसके अगेंस्ट वो बहुत ज्यादा सीरियस होके पढ़ी जाती है, ठीक है, बिल्कुल इंटेंस देके आप उसको पढ़ेंगे, इंटेंसिव रीडिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाता है 4th। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आपके एग्जाम बिल्कुल नज़दीक हैं, तो आपने जितने भी थ्योरीज वगैरह हैं वो सारा पढ़ ली होंगी। तो मैंने पहले भी इससे पहले हिंदी के क्वेश्चन पेपर जो हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई है। आपके हिंदी की पेडागोजी की भी, हिंदी की जो कंटेंट वाला पार्ट है वो भी प्रैक्टिस करवाया है। ईवीएस के भी कुछ क्वेश्चन पेपर दिए हैं, सीडीपी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने दी हुई है। इंग्लिश की मैंने अभी तक कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं करवाया था, तो आज हमने फर्स्ट ये क्वेश्चन पेपर उठाया है, ठीक है। आज मैं कोशिश करूंगी 1-2 क्वेश्चन पेपर जो है वो इंग्लिश के डाल दूं, ताकि इंग्लिश के भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और जहाँ पर आपको डाउट है वो आप डाउट भी क्लियर कर सकें। जो भी मैं आपको यहाँ पे आंसर कीज बता रही हूँ ये सीटेट की ऑफिशियल आंसर कीज हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144, इसमें आपसे पूछता है A 2.5-year-old child picks up his sibling's book and looking at the pictures tell a story। कि एक 2.5 साल का बच्चा है वो अपना जो सिबलिंग है, उसके जो भी भाई बहन है, उसकी एक बुक ले लेता है, और जैसे ही वहाँ पे पिक्चर्स बनी होती हैं बुक में वो उनको देख के एक स्टोरी बनाने लग जाता है, स्टोरीज बोलने लग जाता है। तो ये जो चाइल्ड है इसके बारे में ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से आपको करेक्ट आंसर जो है वो बताना है कि ये जो बच्चा है ये क्या है। इमर्जेंट राइटर है, इमर्जेंट स्टूडेंट है, इमर्जेंट रीडर है, या फिर इमर्जेंट स्टोरी टेलर है। तो देखिए राइटर तो ये है नहीं क्योंकि ये लिख नहीं रहा है, ठीक है। स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट की कोई टीचर के बारे में बात नहीं हुई है, स्टूडेंट भी नहीं होगा, ठीक है। इमर्जेंट, अब बचते हैं रीडर या स्टोरी टेलर। तो आप ध्यान से देखिए जो बच्चा है उसने क्या किया। बच्चा जो है पिक्चर्स को देखता है और अपने आप ही स्टोरी बनाने लग जाता है। इसका मतलब वो बुक को एक तरह से रीडर की तरह ले रहा है, मतलब स्टोरीज पिक्चर्स में भी वो कुछ ना कुछ रीडिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका होगा इमर्जेंट रीडर। बच्चा क्या है, इमर्जेंट रीडर है, ना कि स्टोरी राइटर, ठीक है। तो राइटर की तो बात यहाँ पर आ नहीं रही, तो आपका ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 144 के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 145। इसमें आपसे पूछता है अ टीचर ऑफ क्लास 3rd finds that some students understand the concept more clearly when she explains them orally। कि एक तीसरी कक्षा की जो टीचर है वो ये समझती है कि बच्चे जो हैं वो ज्यादा क्लियरली कंसेप्ट्स को समझ पाएंगे अगर उनको ओरली पढ़ाया जाए, ठीक है। तो जहाँ पर ओरली वर्ड आ जाता है वो किससे रिलेटेड होता है, आपका ऑडिटरी से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, कैसा लर्निंग स्टाइल है ये, ऑडिटरी। ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा, तो आगे के ऑप्शन से तो मतलब ही नहीं बनता। विजुअल, जहाँ पे देख के आपको पढ़ाया जाए। काइनेस्थेटिक होता है लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ पे आपको कुछ दिया जाए काम करने को, ठीक है। और आपका जो एस्थेटिक होता है, ठीक है, एस्थेटिक में आपका आ जाता है सौंदर्य, आ जाता है कला, आ जाती है आर्ट, आ जाती है आपकी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर लर्निंग स्टाइल क्या होगा, ऑडिटरी। तो आपका 145 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बात करता है ये कि अ टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट देयर ओन इंटरप्रिटेशन बियॉन्ड द लिटरल लेवल। विच सब स्किल इज शी प्रैक्टिसिंग इन द क्लास। ये कह रहा है कि एक जो टीचर है वो स्टूडेंट को कहता है रीड करने के लिए, ठीक है, टेक्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कोई टेक्स्ट
रीड करने के लिए बोलता है, किसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, एंड क्रिएट देयर ओन इंटरप्रिटेशन, और उसको अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करने के लिए बोलता है, ठीक है, बियॉन्ड द लिटरल लेवल। यानी कि एक तरह से बच्चे को बोल रहा है वो कि ये टेक्स्ट है या फिर ये पार्ट है, इसको पढ़ो और इसको अपनी भाषा में बताओ, ठीक है, इंटरप्रेट करके अपनी भाषा में बताओ। तो अपनी भाषा में बताओ को आप ये भी बोल सकते हैं संक्षेप में बताओ, ठीक है, या फिर शॉर्ट में बताओ, या फिर एज अ समरी बताओ, ठीक है, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो अभी कह रहे हैं कि इस तरह की जो स्किल होती है वो क्या होती है, पैराफ्रेजिंग होती है, प्रीडिक्टिंग होती है, इनफेरिंग होती है, या फिर समराइजिंग होती है। तो आप ध्यान से देखिए, पैराफ्रेजिंग तो यहाँ पे पैराग्राफ से तो मतलब है नहीं, ठीक है, प्रेडिक्टिंग किसी चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हो आप, प्रेडिक्ट किया जाता है फ्यूचर, तो यहाँ पर आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। इन्फेरिंग होता है आपका, इन्फर होता है अनुमान लगाना, ठीक है, तो यहाँ पर आप अनुमान भी नहीं लगा रहे हो, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे समराइज कर रहे हो, किसी चीज को समरी करके बता रहे हो, संक्षेप में बता रहे हो आप, ठीक है। तो 146 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। इतना क्लियर हुआ आपको? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ। 147 में बोलता है कि स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज, की कहानी कहना और कहानियों को सुनना, ठीक है, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। बिकॉज, अब बिकॉज में के साथ आपने यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं, ऑप्शन दिए, उनको जोड़ना है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। हेल्प टू टीच एंड लर्न न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड, कि इससे आपको क्या होता है, ये पढ़ाने में मदद मिलती है, और नए वर्ड्स को सिखाने में मदद मिलती है। दूसरे ऑप्शन में कहता है यूज मैनी स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर एंड हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न देम, कि आप बहुत सारे ग्रामर्स के स्ट्रक्चर्स जो हैं, ठीक है, उनको यूज करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल, कि यहाँ पर लैंग्वेज को एज अ होल यूज किया जा, प्रेजेंट करते हुआ। हेल्प द टीचर टू मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन, कि क्लासरूम में डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकता है जो आपका टीचर है। तो अब ध्यान से देखिए, क्लासरूम में डिसिप्लिन को मेंटेन करना, ये बात तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि डिसिप्लिन को कभी भी मेंटेन नहीं किया जा सकता, ठीक है, मेंटेन नहीं किया जा सकता। डिसिप्लिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आ जाती है, अगर आप खुद चाहेंगे तो ही डिसिप्लिन बन सकते हैं, कोई भी आपके डिसिप्लिन को कंट्रोल या मेंटेन नहीं कर सकता, ठीक है। इसके पहले ऑप्शन जो है ये थोड़ा ठीक लगता है, आगे के ऑप्शन को और देख लेते हैं। यूज मैनी स्ट्रक्चर फॉर ग्रामर, कि ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को यूज करेगा, तो जब कहानी आप कह रहे हैं या सुन रहे हैं तो वहां पर ग्रामर तो आई ही नहीं, बिल्कुल भी ग्रामर के स्ट्रक्चर्स कैसे सीखेंगे उससे, ठीक है। हेल्प टू टीच एंड लर्न न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड, कि नए और डिफिकल्ट वर्ड, तो जब भी कहानी आप कहते हो तो आप कोई भी कहानी जब आपको सुनाएगा तो डिफिकल्ट वर्ड्स को तो यूज करेगा ही नहीं, बहुत, ठीक है, आपकी जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसी को यूज करेगा, उसी से आप स्टोरीज जो है समझेंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन जाता है प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल, क्योंकि कहानियों में क्या होता है, कहानी और किस्सों में जो लैंग्वेज है वो एज अ होल यूज की जाती है, लैंग्वेज के हर पक्ष को सामने रखा जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से वो ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती हैं कहानियां जो है। तो आपका 147 का सही ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। आई होप मैं जो भी आपको पॉइंट्स बता रही हूँ बिल्कुल डीप में एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ये आपको क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 148। तो 148 क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने। इसमें आपसे पूछता है बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑन द ऑनेस्ट वुड कटर, कि टीचर को आपको नया चैप्टर पढ़ाना है, क्या नाम है चैप्टर का, ऑनेस्ट वुड कटर। द टीचर स्टार्टेड अ डिस्कशन विद द स्टूडेंट ऑन ऑनेस्टी, उससे पहले क्या करती है टीचर, एक डिस्कशन करती है बच्चों से ऑनेस्टी के बारे में। तो यहाँ पर जो टीचर जो है वो क्या करने की कोशिश कर रही है, व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू अचीव, ठीक है। तो क्या करने की कोशिश कर रही है देखते हैं। एक्टिवेट स्टूडेंट्स अटेंशन, बच्चों की अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रही है, या फिर एक्टिवेट स्टूडेंट स्किल, बच्चों की स्किल को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है, एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है, या फिर एसेस स्टूडेंट्स लेवल ऑफ लैंग्वेज,
जो बच्चों के लैंग्वेज का लेवल है उसको एसेस करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर असेसमेंट तो बिल्कुल हो ही नहीं रही, बच्चों के अटेंशन भी गेन नहीं कर रही है टीचर, ना ही किसी स्किल सेट पे बात कर रही है। वो क्या कर रही है, आपको एक ऑनेस्टी के बारे में एक पहले से नॉलेज दे रही है ताकि वो उसी से रिलेटेड जो चैप्टर है ऑनेस्ट वुड कटर वो पढ़ा सके। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कि टीचर क्या कर रही है, आपकी प्रीवियस नॉलेज को एक्टिवेट कर रही है ताकि वो प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज के साथ जोड़ सके और आपको इजीली जो है चैप्टर समझ में आ सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 149। इसमें आपसे पूछता है अ चाइल्ड गॉट एडमिशन टू अ न्यू स्कूल। एक बच्चे का एडमिशन होता है किसी नए स्कूल में। द टीचर वॉज सरप्राइज टू सी दैट शी वुड स्पीक 4 लैंग्वेजेस। और टीचर को बहुत बड़ा आश्चर्य होता है ये देखकर कि बच्चा जो है वो 4 लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा फ्लुएंटली बोल पा रहा है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश जो है नहीं बोल सकता। मतलब 4 लैंग्वेज बोल सकता है बहुत फ्लुएंटली, लेकिन इंग्लिश जो है वो बिल्कुल नहीं बोल सकता बच्चा। तो शी इज आ, तो जो वो बच्चा है वो मतलब किस टाइप का बच्चा है ये यहाँ पे पूछता है आपसे। मोनोलिंगुअल है, बायलिंगुअल है, मल्टीलिंगुअल है या लिंग्विस्टिक है। तो देखिए मोनोलिंगुअल का मतलब होता है एक लैंग्वेज आना, तो यहाँ पर मोनोलिंगुअल गलत हो जाएगा क्योंकि उसको एक नहीं 4 लैंग्वेज आती है। बायलिंगुअल का मतलब होता है सिर्फ 2 लैंग्वेजेस आना, लेकिन यहाँ पे 2 से ज्यादा लैंग्वेजेस आ रही हैं, तो बायलिंगुअल भी गलत हो जाएगा। 2 से ज्यादा में कितने भी लैंग्वेजेस हो तो वो सब आ जाता है मल्टीलिंगुअल में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होता है यहाँ पे मल्टीलिंगुअल, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्यों गलत होगा, क्योंकि हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी फोर्थ ऑप्शन को देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में कहता है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक वर्ड यूज होता है किसी भी लैंग्वेज में जब आप एक माहिर बन जाते हैं, ठीक है, उसमें एक थोड़े से मास्टरी जो है वो गेन कर लेते हैं, तो वहां पर लिंग्विस्टिक आता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो किसी तरह से सूट नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 150। इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th while reading a chapter finds some difficult and unfamiliar words and is not able to get the meaning of those words he should। ये कह रहा है कि 5वीं क्लास का स्टूडेंट है, 5वीं क्लास का आपका स्टूडेंट है, ठीक है, वो कुछ चैप्टर रीड कर रहा है और कुछ उसको मुश्किल वर्ड्स वहां पर मिल जाते हैं जिससे वो क्या है अनफैमिलियर है, ठीक है। अब उसको क्या करना चाहिए, ठीक है, उनके मीनिंग जानने के लिए उसको टीचर से पूछना चाहिए, उनको इग्नोर कर देना चाहिए वर्ड्स को, या फिर उनका जो मीनिंग है वो गैस करना चाहिए कंटेंट के हिसाब से, या फिर अपने किसी क्लासमेट से उसको हर बार हेल्प लेनी चाहिए। तो देखिए क्लासमेट से हेल्प लेना कुछ ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, टीचर से पूछना ठीक है, ठीक है, लेकिन इसके बाद के ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि बेटर ऑप्शन क्या है। इग्नोर इग्नोर कर देना चाहिए, तो बिल्कुल ये बात गलत है, इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं कि वो टीचर से पूछे या फिर कंटेंट के हिसाब से मीनिंग को समझने की कोशिश करे। तो देखिए दोनों में से जो बेटर ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 1 आपका रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में आपसे ये कहता है कि वो कंटेंट के हिसाब से मीनिंग को गेस करे, यानी कि यहाँ पर बात आ जाती है एक्सप्लोर करने की, ठीक है। एक्सप्लोर करेगा वो, ठीक है, अपना दिमाग लगाएगा तभी वो कंटेंट के हिसाब से उसका मतलब जो है वो जान सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट हो जाता है 3, ठीक है। तो 150 का सही आंसर है 3। तो इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। तो आज हमने उठाए थे ये इंग्लिश पेडागोजी पेपर 1 उठाया था हमने ये जुलाई 2019 का, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। कोई डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट पेपर्स जो है इंग्लिश के वो भी सॉल्व करवाने की, और उसमें भी पूरी डीप में एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।